जय हिंद दोस्तों, लैब असिस्टेंट के लिए ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी तीसरी यूनिट यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके 12th बेस्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर बात करेंगे। इससे आपको आपके इस यूनिट को समझने में काफ़ी फ़ायदा है वो मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? भूकंपीय तरंग, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी या पृथ्वी का चुंबकत्व। मैं हमेशा कहता हूं प्रश्न पर गौर कीजिए। पहले निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? हमें भूगर्भ की जानकारी चाहिए, उसके लिए दो साधन हैं मुख्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधन। यहां आपसे पूछा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष साधन दो पढ़े हैं आपने अच्छे से, एक है चट्टाने और दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार। चट्टाने और ज्वालामुखी उद्गार है वो प्रत्यक्ष साधन है, तो इस हिसाब से उत्तर कौन सा हुआ अपना? तीसरा, ज्वालामुखी या ज्वालामुखी उद्गार। अप्रत्यक्ष साधन के रूप में आपने टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी घनत्व पढ़ा है, उल्काएं हो सकती है, गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप, ये सारे अप्रत्यक्ष साधन हैं, तो इनके बारे में भी आप पढ़ चुके हो। दूसरा प्रश्न है कि दक्कन ट्रेप की शेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ज्वालामुखी का प्रश्न है, शील्ड, मिश्र, प्रवाह, कुंड, ये लिखे हुए हैं। प्रश्न है दक्कन ट्रेप शेल समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, ये बताना है। और वो कौन सा है? वो है अपना तीसरा, बेसाल्ट प्रवाह। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र भारत का दक्कन जो ट्रेप है, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, वो वृत्त बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। तो उत्तर कौन सा हो गया? दक्कन ट्रेप की शेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? प्रवाह या बेसाल्ट प्रवाह, कोई भी नाम आ जाए चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, निम्न में से कौन स्थल मंडल को वर्णित करता है? स्थल मंडल को कौन वर्णित करता है? ऊपरी और निचला मेंटल, भूपटल और क्रोड, भूपटल और ऊपरी मेंटल, या मेंटल और क्रोड, कौन सा करता है? तो सही उत्तर क्या है? वो है भूपटल और ऊपरी मेंटल। मोटाई की बात करें तो 10 से 200 किलोमीटर तक का एरिया आ जाता है, ये स्थल मंडल को वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है? दो प्रकार की तरंगे आपने सामान्यतः पी तरंग और एस तरंग की बात कर रहे हैं कि वो इनमें से कौन सी तरंगे हैं जो चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है? सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, पी तरंगे। सही उत्तर है पी तरंगे। अगला प्रश्न है, पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे निम्न में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष साधन है? पहले प्रश्न में हमने प्रत्यक्ष साधन पढ़े, अब अप्रत्यक्ष साधन कौन सा है? तो देखिए, ठोस और धरातलीय चट्टानें आ गई, प्रत्यक्ष है ये तो। खनन क्षेत्रों की चट्टानें प्रत्यक्ष है, ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष है, गुरुत्वाकर्षण आ गया अभी, ये है अप्रत्यक्ष साधन। गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप, उल्काएं, ताप, दाब, घनत्व, ये सारे अप्रत्यक्ष साधन हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न है, भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप क्या कहलाते हैं? भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न भूकंप क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विवर्तन की भूकंप, टेक्टोनिक विवर्तन की भूकंप कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है। मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन पढ़िए आप, कौन सा इसका सही उत्तर हो सकता है? मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? सही उत्तर है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, एस्थीनोस्फीयर। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल, इंग्लिश में कहते हैं एस्थीनोस्फीयर कहा जाता है, और एस्थेनो शब्द का अर्थ होता है दुर्बलता से है। अगला प्रश्न देखिएगा, आठवां, क्या निम्न में से कौन सी तरंगे प्राथमिक तरंगे हैं? कौन सी तरंगे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचने की जरूरत नहीं है, वो है पी तरंगे।
पी तरंगे क्या हैं? प्राथमिक तरंगे हैं। अगला प्रश्न है कि खनन क्षेत्र में प्राय किस प्रकार का भूकंप आता है? खनन क्षेत्र में कौन सा प्रकार का भूकंप आता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। भूकंप का प्रकार बताना है भी, इसमें से कौन सा हो सकता है। तो देखिए कौन सा हो सकता है इसमें, और वो है नियात भूकंप। खनन क्षेत्र में प्राय किस प्रकार के भूकंप आते हैं? नियात भूकंप आते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं कोलैप्स कहते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की जो छत है वो ढह जाती है, जिससे हल्के झटके हैं वो महसूस किए जाते हैं, उन्हें ही नियात या कोलैप्स भूकंप है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है 10वां का, भूकंप का प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ता है? आपको पता है भी भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इससे कई प्रकोप पड़ते हैं। भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति यानी उबड़ खाबड़ हो गया, भूस्खलन हो जाना, मृदा द्रवण पिघलना हो जाना, धरातल का एक तरफ झुक जाना, हिमस्खलन हो जाना, धरातलीय विस्थापन यानी जमीन खिसक जाना, बांध और तटबंध का है वो टूट जाना, आग लगना, इमारतों का टूट जाना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी आ जाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके आधार पर उत्तर कौन सा हो गया अपना? उपरोक्त सभी। एक चीज़ यहाँ जरूर और ध्यान रख लेना, सुनामी का एक प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये जरूर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है भी। 11वां प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? रिएक्टर स्केल के ऊपर भूकंप की तीव्रता कितनी होती है भाई? वो होती है 0 से 10, 0 से 10 होती है। अगला प्रश्न है 12वां का, क्रोड मुख्य रूप से निम्न में से किस पदार्थ से बना है? क्रोड मुख्य रूप से किस पदार्थ से बना है? सोचने की जरूरत नहीं है, और वो है निकिल और लोहा। प्रतीक की बात करें तो निकिल Na होता है और लोहा आयरन Fe होता है। नीफे परत पढ़ी है ना आपने, याद होगा नीफे, ये इन दोनों को मिला के ही नीफे बनता है। नीफे निकिल और फेरम, फेरस, लोहा आयरन, लैटिन नाम फेरस होता है। तो निकिल और लोहा, क्रोड मुख्य रूप से किस पदार्थ से बना होता है? नीफे, निकिल और लोहे का बना होता है। 13वां प्रश्न है कि अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में कम मोटाई वाला जमाव क्या कहलाता है? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में, एक चादर, चादर को क्या कहते हैं? शीट के रूप में कम मोटाई वाला जमाव क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। शीट पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे से शीट पहला ही। अगला प्रश्न देखिएगा 14वां, क्या निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगे संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है? वो भूकंप की तरंगे जो संचरण, चलने की जो गति की दिशा में ही पदार्थ के ऊपर दबाव डालती है, वो किस प्रकार की तरंगे हैं? और वो है प्राइमरी, प्राथमिक तरंगे भी, प्राथमिक तरंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां, मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग से बनने वाली स्थलाकृति है। मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी की बात आ गई, तो उनके भंडारों में जमे हुए भाग से बनी जो आकृति है, स्थलाकृति है, उसका नाम क्या है? सील्डाइक, बेथोलिथ या लेपोलिथ? तो वो है बेथोलिथ, बेथोलिथ। आप भी जवाब देने की कोशिश करें साथ साथ में, और नहीं तो मन में अभ्यास करें। बाकी इनको सिलेबस जब आप पढ़ रहे हो तो पाठ्य पुस्तक से जरूर इस चीज़ को रीड करें, उससे आपका जो मेमोरी पावर है वो आपकी बढ़ जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है ये बताना है। एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो कितनी है भाई? 6370 किलोमीटर। अब कई कहेंगे सर 6371 किलोमीटर है जी फलानी किताब के अंदर, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, किलोमीटर 2 किलोमीटर की क्यों टेंशन लेते हो? 6370 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। अगर आप में से कोई है ना जो एनसीईआरटी +1 वाली पढ़ना चाह रहा है और आप उनको लगता है भी लैंग्वेज मुझे अजीब सी लग रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप चाहे पहले पढ़ के इन प्रश्नों को कर लें, चाहे ये प्रश्न करके फिर आप वहाँ पढ़ ले, चाहिए आपको बहुत आसान लगेगी। आपको अगर आपने इन प्रश्नों को गौर से पढ़ा है तो आपको बहुत आसान लगेगी। आपको लगभग क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के पेज से उठे हुए आपको मिल जाएंगे। भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले कहाँ अनुभव किया जाता है?
भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले कहाँ अनुभव किया जाता है? अब इसमें आप दो चीज़ अच्छे से दिमाग में रखते हो। एक तो वो स्थान जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, हाइपोसेंटर जिसको कहते हैं, फोकस जिसको कहते हैं, उद्गम केंद्र जिसको कहते हैं, एक तो वो होता है और एक वो होता है जहाँ सबसे पहले अनुभव किया जाता है। तो गौर रखिएगा इन दोनों में, जहाँ सबसे पहले अनुभव किया जाता है वो अपना पॉइंट कौन सा है? अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहा जाता है, एपी सेंटर, अधिकेंद्र। और उद्गम केंद्र होता है वो हाइपोसेंटर या हम फोकस कहते हैं उसको। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले अनुभव किया जाता है वो पॉइंट अधिकेंद्र है। 18वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से पृथ्वी के क्रोड का घनत्व कितना है? क्रोड की बात हो रही है, आंतरिक भाग की। क्रोड का घनत्व कितना है? 2 7 से 2 9, 2 9 से 4 75 या 8 से 11, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, पृथ्वी के क्रोड का जो घनत्व है वो 8 से 11 की रेंज है, एवरेज। अगला प्रश्न है कि स्वेस के अनुसार पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कौन सा है? स्वेस भूगोलवेता के अनुसार बात हो रही है भी, पृथ्वी का आंतरिक भाग कौन सा है? कौन सा है? वो है निफे। इसमें सियाल 1 नंबर, 2 नंबर सीमा और 3 नंबर निफे की बात आती है। सियाल, सीमा। सियाल का मतलब है SI प्लस AL। SI का मतलब सिलिकॉन, AL का मतलब एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम वो सियाल बना, और सिलिकॉन प्लस Mg मैग्नीशियम ये बना सीमा। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और निफे बना Ni प्लस Fe यानी निकिल और आयरन, लोहा। निफे, सियाल और सीमा। तो सबसे आंतरिक भाग है वो कौन सा है? निफे। निम्न क्रियाओं में से लावा शंकु किससे संबंधित है? लावा शंकु, जब ज्वालामुखी से लावा फुहारों के रूप में बाहर आता है तो एक शंकु कोन बन जाता है। तो लावा शंकु किससे संबंधित है? अपने को पता है इजीली, ये तो ज्वालामुखी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, 21वां प्रश्न है। अब किस ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं हो पाता है? किस ज्वालामुखी का ढाल है वो तीव्र नहीं हो पाता है? तो बताइए कौन सा है? शील्ड है, मिश्रित है, बेसाल्ट है या ज्वालामुखी कुंड है? तो किस ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं हो पाता? वो है इनमें से शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी ये बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं, और ये लावा उद्गार के समय बहुत ही तरल होता है, और इस कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल है वो तीव्र नहीं होता है। और हवाई द्वीप जो है ना, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी है वो इस शील्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप। अगला प्रश्न देखिएगा 22वां, कि पृथ्वी में अभी तक सबसे गहरा प्रभेदन आर्कटिक महासागर में कितने किलोमीटर की गहराई तक किया गया है? प्रभेदन यानी ड्रिल किया गया है। कितने किलोमीटर गहराई तक किया गया है ये बताना है। 10, 11, 12, 13। तो देखिए वो है 12 किलोमीटर। तो विश्व में अभी तक सबसे गहरा प्रभेदन, ड्रिलिंग यानी जमीन में मोरा निकालना, आर्कटिक महासागर में कितनी गहराई तक किया गया है? 12 किलोमीटर। भूकंप की कौन सी तरंगें सभी अवस्थाओं से होकर गुजरती है? भूकंप की कौन सी तरंगें, प्राथमिक, द्वितीय, धरातलीय या उपरोक्त सभी कौन सा है? तो वो है प्राइमरी तरंगे यानी पी तरंगे। ये सभी अवस्थाओं, माध्यमों से होकर गुजरती है, यानी ठोस, द्रव और गैस। ठोस, तरल और गैस सभी अवस्थाओं से होकर गुजरती है प्राथमिक तरंगे। अगला प्रश्न देखिए, एस तरंगों का छाया प्रदेश पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर है? एस तरंगों का छाया प्रदेश कितने प्रतिशत भाग पर है भी? ऑप्शन देखिए, और वो है 40% से अधिक भाग पर। 40% से अधिक भाग पर। किस तरह के ज्वालामुखी से लावा अत्यधिक तरल अवस्था में निकलता है? किस तरह के ज्वालामुखी से लावा अत्यधिक तरल अवस्था में निकलता है? कौन सा है वो? और वो है सबसे अधिक तरल अवस्था में निकलने वाला बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है, और संसार के कुछ भाग 1000 वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए हैं।
तो भारत का जो दक्कन ट्रेप, हमने पहले भी प्रश्न आया, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, वो वृत्त बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र ही है। अगला प्रश्न देखिएगा 26वां, पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा में किन तत्वों की बहुलता होती है? पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा के अंदर किन तत्वों की बहुलता होती है? आंतरिक परत सीमा यानी यहाँ पर आंतरिक जो आपकी धात्विक जो सीमा है उसकी बात हो रही है। आंतरिक सिलिकेट परत जिसको कहते हैं, पृथ्वी की आंतरिक सिलिकेट परत की बात हो रही है। तो सही उत्तर कौन सा है? वो है सिलिका और मैग्नीशियम। आंतरिक परत सीमा की बात हो रही है तो सिलिका और मैग्नीशियम है। और अगर आ जाए धात्विक केंद्र की, तब आपका निकिल और लोहा हो जाएगा। सेंटर की बात आ जाएगी तो निकिल और लोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 27वां, जिन भूकंपीय तरंगों के कारण शेल कणों में तरंगों की दिशा में आगे पीछे कंपन होता है, जिन भूकंपीय तरंगों के कारण शेल कणों में तरंगों की दिशा में आगे पीछे कंपन होता है, वो कौन सी है भाई? वो है प्राथमिकी है भाई, पी तरंगे हैं वो, तो आगे पीछे कंपन। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का विकास किया गया था, कब विकास किया गया था? भूकंप को मापने की, तीव्रता को मापने की यूनिट है ये। भूकंप की तीव्रता मापने का स्केल है रिएक्टर स्केल की जो बात हम करते हैं, जिसकी जो रेंज होती है वो 0 से 10 तक होती है। भी इसका विकास कब हुआ, ये प्रश्न है अपना, और वो हुआ 1935 में। एक चीज और ध्यान रख लेना, भूकंप की तरंगों को मापने वाला उपकरण कौन सा है? वो है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ इंग्लिश में ही ध्यान रख लेना, सीस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र जो होता है। भूकंपीय जो तरंगे होती है उनको मापने वाला उपकरण का नाम क्या है? सीस्मोग्राफ है भी। अगला प्रश्न है कि गुटनबर्ग असंबद्धता विलग करती है। असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी और विलग यानी अलग करती है। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वो किसको अलग करती है? क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से, ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से, निचले मेंटल को बाहरी कोर से, बाहरी कोर को आंतरिक कोर से। अब लो भाई, अब आपको ये असमानता डिसकंटिन्यूटी तो याद होगी, यानी हमने पृथ्वी की जो परतें पढ़ी है, आपने भूपर्पटी, मेंटल, कोर, इनके बारे में पढ़ रखा है। तो पृथ्वी की परतों के बीच में पाया जाने वाला वो एरिया या वो एक संक्रमण क्षेत्र जहां पर दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है, वो डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। यानी जैसे ऊपर से बात करें, भूपर्पटी जहां खत्म हो रही है और ऊपरी मेंटल जहां स्टार्ट हो रहा है, वो दोनों का, एक का खत्म होने का और दूसरे की परत का चलने का जो जगह है वो है डिसकंटिन्यूटी, जहां पर दोनों परतों की विशेषताएं मिलती है। तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहां पर है कि भी गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वो किन को अलग करती है? तो वो करती है निचला मेंटल और बाहरी कोर को। तो तीसरा ऑप्शन, निचला मेंटल और बाहरी कोर, इन दोनों के बीच की डिसकंटिन्यूटी कौन सी है? गुटनबर्ग है। अब क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करती है, और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल की बात आती है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल की डिसकंटिन्यूटी का नाम होता है रेप्टी, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी है। और बाहरी कोर को आंतरिक कोर से अलग करने वाली है, उसका नाम याद होगा आपको, लहमान, लहमन या लहमान डिसकंटिन्यूटी। और उससे ऊपर है भी क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करने वाली, मोहो, याद होगी आपको, मोहो। तो 4 होगी ना, क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करने वाली जो कंटिन्यूटी है वो मोहो होगी, ऊपरी और निचली मेंटल के बीच की रेप्टी होगी, निचली मेंटल को बाहरी कोर से गुटनबर्ग हो गया और बाहरी कोर को आंतरिक कोर से लेमन हो गया। अब आप ऊपर से ऐसे कोई भी तरीका, एक एम हो गया, फिर आपका रेप्टी आर हो गया, फिर गुटनबर्ग जी हो गया, और फिर लेहमन MRGL, MRG लिमिटेड हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। कहाँ मिलेगा सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान भी? तो ये मिलेगा आपको मेंटल, बीच वाला जो भाग, मेंटल के अंदर पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मेंटल।
अगला प्रश्न है 31वां, कौन सी भूकंपीय तरंगें ठोस, तरल और गैस तीनों से गुजर सकती है? प्रश्न की भाषा बदली गई है, केवल प्राथमिक तरंगें हैं भी, पी तरंगों की बात आती है जो ठोस, तरल और गैस तीनों से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप में सर्वाधिक धरातलीय क्षति होती है, किससे होती है? धरातल के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी पी, एल, एस, टी कौन सी तरंग है वो करती है? तो ध्यान दीजिए वो एल तरंगे हैं। एल तरंगे भूकंप के अंदर सब सर्वाधिक धरातलीय क्षति पहुंचाने वाली तरंग कौन सी होती है? वो एल तरंग होती है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगला प्रश्न है 33वां, कि पृथ्वी के क्रोड की भौतिक अवस्था है, कौन सी होगी भी? पृथ्वी के क्रोड की भौतिक अवस्था किस प्रकार की होगी? अब इसमें बड़ा गैस, ठोस, तरल, लचीली क्या करें? आपने पढ़ा है ना भी, बाहरी जो क्रोड होता है, आउटर क्रोड जो होता है वो तरल में होता है, जबकि जो इनर कोर होता है या क्रोड होता है वो ठोस अवस्था में होता है। अब यहाँ इनर और आउटर तो कुछ दिया नहीं है, तो सीधा क्रोड की भौतिक अवस्था पूछे तो आप है ठोस। पृथ्वी की क्रोड की भौतिक अवस्था कौन सी है? ठोस है भी। अगर आउटर और इनर की बात आ जाए तो आउटर कोर है वो तरल है और इनर कोर है वो ठोस है भाई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक भूकंपीय तरंग की सही विशेषताएं हैं? बढ़िया बढ़िया प्रश्न। प्राथमिक पी तरंगों की विशेषताओं की बात हो रही है। ये अनुदैर्ध्य और संपीड़ित तरंग है, ये बात सही है भी, ये ध्यान रख लेना आप। ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये ध्वनि तरंगों के तुल्य होती है, यानी ध्वनि तरंगों जैसी होती है, उनके समान होती है। ये ठोस में तीव्र गति से चलती है परंतु द्रव में धीमी गति से चलती है, और उपरोक्त सभी। तो ये तो सारा ही सही है भी, तो इसका हो गया अपना 4 नंबर ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार आज हमने क्लास 11th की पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 12th लेवल के 34 क्वेश्चनों का हमने अच्छे से अभ्यास किया है। उम्मीद करता हूँ आप जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और +2 वाले टॉपिक के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उनको भी साथ साथ में करते रहिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।